तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले कुछ सालों में बिहार में फेज 1 में पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ खत्म नहीं होना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अधूरा ज्ञान नहीं छोड़ना है। तो लाइफ प्रोसेस में से काफी ज्यादा फोकस दिया गया न्यूट्रिशन चैप्टर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनटीसी गुरु एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस स्पेशली जो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू बिहार फेज 1, क्योंकि आप सबको पता है कि जो फेज 1 होता है एनटीएससी ये स्टेट स्पेसिफिक होता है। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले कुछ सालों में बिहार में फेज 1 में पूछे गए हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम आज यहाँ ये डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। स्पेशली बात करें पिछले 2-3 सालों में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज हम यहाँ जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं इट इज लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में किन टॉपिक्स पर, देखिए आप सबको पता है कि लाइफ प्रोसेस जो है इसमें 4 टॉपिक्स होते हैं, हाँ है ना। न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो देख लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या कहता है, द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। तो डेफिनेटली बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, और अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड इन 2070 फेज 1। तो 2017 में ये क्वेश्चन जब पूछा गया तो पहला ही क्वेश्चन जब इतना इजी मिल जाता है तो कई बार एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, लेकिन हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ लेवल पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन में। बहुत सिंपल है, आपको भी पता है कि द आंसर इज एक्सक्रीशन डेफिनेटली। तो आंसर की बात करें इट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, बहुत सिंपल था कि एक्सक्रीशन में जो मेजर सिस्टम ही है, जो मेजर ऑर्गन है इट इज किडनी, है ना। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने का था। आई विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सेकेंड क्वेश्चन था जाइलम इन प्लांट्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम 2 जगह पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इसको हम टिश्यू में पढ़ सकते हैं, है ना, जो 9th क्लास में एक चैप्टर होता है टिश्यू, प्लांट टिश्यू, उसमें भी पढ़ सकते हैं। और ये क्वेश्चन हम लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज लाइफ प्रोसेस के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। तो जब हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, तो वहां पर ये पार्ट आता है कि प्लांट्स में 2 चीजों का मेनली ट्रांसपोर्ट होता है। ये हम सबने पढ़ा हुआ है, आपने अगर लेक्चर्स देखे होंगे तो डेफिनेटली देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स। फर्स्ट इज फूड, अनदर इज वाटर। तो अगर हम प्लांट्स में बात करें तो फूड और वाटर, ये 2 चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। कौन लेकर जाता है, तो फूड ले जाने वाले जो है ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है फ्लोएम। ठीक है, और वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये भी हमने पढ़ा है, इट इज जाइलम। अब हम वापस से मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, डायरेक्ट क्वेश्चन था थोड़ा सा, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर हम पहला ही ऑप्शन देखें तो इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लेकिन स्टूडेंट्स कभी भी ये चीज गलती मत करना माय फ्रेंड्स। हमेशा जब भी कभी ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन आए और पहला ही आंसर हमको मिल जाता है, बट फिर भी आपको बाकी के ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। many a times after teaching so many students from last 12-13 years, इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते, चाहे वो स्टूडेंट्स एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो या केईपीआई हो या नीट का एग्जाम्स हो, एम्स का एग्जाम हो, हमेशा एक ही चीज फॉलो करनी चाहिए कि एटलीस्ट आप चारों ऑप्शन जरूर पढ़ो, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक और ऑप्शन उसमें सही हो और लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाए कि बोथ ए एंड सी या बोथ ए एंड बी। तो कभी भी ये चीज स्किप मत करिएगा। भले ही इसमें देखें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो कि हमारा सही आंसर भी है डेफिनेटली, है ना, और फिर भी एक बार जरूर पढ़ लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है वो फ्लोएम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, तो कहीं ना कहीं अमीनो एसिड्स भी फूड का ही पार्ट होते हैं। प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे अमीनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, ये भी फूड का पार्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी फ्लोएम ही ट्रांसपोर्ट करता है। फाइन, एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो अल्टीमेटली द आंसर इज ए। Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, Fantastic course material.
state-of-the-art practice videos, and very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once-in-a-lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. We'll move to our next question now. During photosynthesis, one CO2 molecule is fixed through Kelvin cycle. Kelvin cycle अभी थोड़ी देर पहले मैं नाम लिया था कि जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, उसको भी हम C3 साइकिल भी कहते हैं। केल्विन साइकिल का दूसरा नाम जो है वो C3 साइकिल भी है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स, देखिए आपको एनर्जी चाहिए है ना, आप कहां से लेते हैं? वी टेक फूड। वो फूड कहां से आया? तो ईदर इफ यू आर अ वेजिटेरियन, अगर आप वेजिटेरियन है तो वो डायरेक्टली प्लांट से आया, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वो एनिमल से आया। वो एनिमल किस पर डिपेंड था? अल्टीमेटली प्लांट्स पर। तो जब भी एनिमल्स को भूख लगती है, एनर्जी चाहिए होती है, तो हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। किसी प्लांट को एनर्जी चाहिए हो तो, जैसे अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की बात करते हैं, तो डार्क रिएक्शन इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस। उसमें ढेर सारे एंजाइम्स लगते हैं, और जब भी एंजाइम्स लगते हैं उनको तो एनर्जी चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहां से ले? तो प्लांट क्या करता है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होती है और लाइट रिएक्शन होती है, तो उस लाइट रिएक्शन के टाइम पर वो एनर्जी बनाते हैं पहले, और फिर डार्क रिएक्शन के टाइम पर उसी एनर्जी को यूज कर लेते हैं। सिंपल था। तो यहां पर अगर हम देखें कि 1 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए कितने ATP और कितने NADPH2 रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप चाहें तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड। यहां पर मैंने थोड़ा सा केल्विन साइकिल या यूं कहें C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन की जो साइकिल होती है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये वो जगह है जहां से CO2 लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स हैं, आप चाहें तो इन स्टेप्स को नोट कर सकते हैं, ऐसे के ऐसे ही नोट कर सकते हैं। यहां से शुरुआत होती है, एक कंपाउंड होता है RUBP, रिबुलोज बिसफॉस्फेट। राइबुलोज बिसफॉस्फेट एक कंपाउंड होता है, ये CO2 को लेता है, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड। एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर 3PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। So basically, ribulose bisphosphate gets converted into 3-phosphoglyceric acid और ये CO2 को लेता है, ठीक है। इस टाइम पर it requires 6 ATP molecules, 6 ATP molecules. It requires 6 ATP molecules for the fixation of, ये वैल्यू याद रखनी है आपको, ये वैल्यू ही हमारा क्वेश्चन है, ये वैल्यू ही हमारा क्वेश्चन है। For the fixation of 3 molecules of CO2, it requires 6 ATP here. लेकिन यहाँ खत्म नहीं होना है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अधूरा ज्ञान नहीं छोड़ना है, अधूरा नहीं छोड़ना। देखो, it also requires 3 ATP here, 3 ATP here। मतलब अगर फिर से हम गुणा भाग कर दें अगर थोड़ा सा, तो 3 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए 6 ATPA और 3 ATPA, that means 9 ATP are required। मतलब अगर आपको शुगर बनानी है, देखिए शुगर बन रही है ना, ग्लूकोज बन रहा है, शुगर बन रहा है, तो अगर शुगर बनानी है और 3 CO2 है तो उसके लिए 9 ATP लग रहे हैं, एंड अमेजिंगली 6 NADPH are required, 6 NADPH are required। नोट कर लिया आपने, 3 CO2 के लिए 9 ATP, 3 CO2 के लिए 9 ATP एंड 6 NADPH2। मैं वापस से क्वेश्चन पे पहुंचता हूं, फिर से देखते हैं। 1 CO2 के लिए निकालना है, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ये हैं कि फॉर 3 CO2 वी रिक्वायर 9 ATP एंड 6 NADPH। इज इट क्लियर? तो मुझे लगता है थोड़ी आसान हो गई जिंदगी आपकी, सिर्फ डिवाइड करना है आपको, डिवाइड कर लो तो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, कम ऑन। सो वी रिक्वायर 3 ATP एंड 2 NADPH2। देखिए कहीं कहीं किताब में आपको NADPH2 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको NADPH लिखा मिलेगा। तो थोड़ा सा इन डेप्थ की बात है, मैं आपको बता देता हूं कि दिस NADPH2 इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर निकल चुका है कि फॉर द फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल वी रिक्वायर 3 ATP एंड 2 NADPH2 मॉलिक्यूल। फाइन, क्लियर है? विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी रीसेंट है।
द फिगर बिलो रिफ्लेक्ट्स द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। बिहार एनटीएससी की बात करें अगर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पिछले 3 साल का अगर पैटर्न देखें तो लाइफ प्रोसेस में से काफी ज्यादा फोकस दिया गया न्यूट्रिशन चैप्टर को। अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए 10-11 क्वेश्चन थे, उनमें से काफी सारे क्वेश्चन न्यूट्रिशन पे थे और उसमें भी प्लांट्स पर, चाहे वो लीव्स की बात हो, चाहे वो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, चाहे वो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, डार्क रिएक्शन क्या है, C3 साइकिल क्या है, क्रैब साइकिल क्या है, समझ पा रहे हैं क्या? तो काफी सारा फोकस किया गया न्यूट्रिशन पर, रेस्पिरेशन पर कि सेल्स में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो पायरुविक एसिड कैसे बनता है। एक्सक्रीशन पर एक क्वेश्चन आया, वो भी शायद सबसे आसान क्वेश्चन था कि किडनी किसके पार्ट है ना। और एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैक्सिमली ट्रांसपोर्टेशन पे है। तो अगर मैं सजेस्ट करूं आपको फॉर द नेक्स्ट ईयर एनटीएससी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें, द फिगर बिलो रिफ्लेक्ट्स द ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, which of the path contains oxygenated blood? Which of the path contains oxygenated blood? ठीक है, देख लेते हैं। लंग्स है, हार्ट है, ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हार्ट का डायग्राम आपने कभी देखा हो, आपने अगर लेक्चर अटेंड किया होगा मेरा, तो आप डेफिनेटली इस चीज को बना सकते हैं। दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ हार्ट। ओके, आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं। इस हार्ट में वी हैव 4 चैम्बर्स। So this is right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. Fine, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है बॉडी में, और जो ब्लड जाता है दैट ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बॉडी से रिटर्न जब होगा ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, दैट विल कंटेन CO2 डेफिनेटली। ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स से रिटर्न होता है लेफ्ट एट्रियम में, तभी तो बॉडी में जा पाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो जो ये ब्लड गया दैट वाज CO2 रिच, और जो ब्लड आया लंग्स से वापस दैट वाज ऑक्सीजन रिच। फाइन, ये एक रे डायग्राम है, एक रफ डायग्राम है। ठीक है, अब इसको हम रिलेट करते हैं यहां से हार्ट से। एरोज का ध्यान रखिएगा, एरोज का। हार्ट से जो ब्लड जा रहा है लंग्स में, मतलब दैट सेकंड, हार्ट से जो ब्लड लंग्स में जा रहा है उसमें CO2 रिच है। हमें कैसा चाहिए? हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, हाँ है ना। CO2 रिच है मतलब ये हमारा कैंसिल हो गया। लंग्स से जो वापस आ रहा है हार्ट में, लंग्स से जो हार्ट में वापस आ रहा है दैट इज ऑक्सीजनेटेड। तो पहला हमारा जो आंसर करेक्ट हुआ वो था थर्ड वन। अब हमें इन ऑप्शंस में ये देखना है कहां कहां पर थर्ड है। तो वी हैव 3 ऑप्शंस जहां पर ये थर्ड हमको दिख रहा है, एक ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? हार्ट से गया ह्यूमन बॉडी में, ध्यान से देखो, हार्ट से गया ह्यूमन बॉडी में मतलब 1 नंबर। कौन सा नंबर? 1 नंबर दिख रहा है क्या? ये 1 नंबर कैसा है? हार्ट से गया बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मतलब दिस 1 इज अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देख लेते 1 कहां कहां पर है, यहां पर है लेकिन हमारा कैंसिल हो चुका है, यहां पर है नहीं, यहां पर है, यहां पर है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं जिसमें फर्स्ट और थर्ड आ रहा है, तो सेकंड को हम पहले ही निग्लेक्ट कर चुके हैं कि सेकंड वन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो द आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर? द आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड। So friends, this was all about my side. This was all about for the NTSE phase 1 बिहार। पिछले आए हुए कुछ सालों में क्वेश्चन जो आपको डिस्कस कराए, काफी सारी चीजें एलैबोरेट भी की, काफी सारी चीजें आपकी क्लियर भी हुई थी, और डेफिनेटली ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट NTSE। थैंक यू।